नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज इस लाइव सेशन में आज की घटना, आपको पता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से आज हियरिंग की है, उसमें तमाम आपको खबरें निकली हैं और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर भी की हैं। पता भी चल चुका है कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या घटनाएं घटी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जस्टिस, 1 सीजीआई और 2 जस्टिस की बेंच थी और इन 3 लोगों की बेंच ने आज जो हियरिंग की, वो सारे पीआईएल्स जो पहले से फाइल की गई थी, उन सारे पीआईएल्स के ऊपर में भी डिस्कशन हुआ। और स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी की पूरी जिस तरीके से हियरिंग की, उसमें मेजर जो कंसर्न पॉइंट्स थे, ये वो यही थे कि पेपर लीक हुआ है और इसको स्टैब्लिश्ड कोर्ट ने एक्सेप्ट करा लिया। और वो भी किससे? आपके तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल हैं। तो ये साफ तरह से ये क्लियर हो गया कि पेपर लीक हुआ है। 2 स्टूडेंट्स की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। ये भी सीजीआई ने कहा। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। तो देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि दरअसल आज का जो मैटर था वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, मैटर तो जो भी हो, बट ये आपको मैं बताऊं कि आज जो हम लोग पहले भी बहुत सारे लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे, आज आपको उस कोर्ट का भी मोटिव आपको क्लियर कट समझ में आया। पेपर कैंसिल करना, रीनीट कराना एक अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उन सारी चीजों के पीछे एक सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरे सिस्टम में कोई भी गलत तरीके से कैंडिडेट्स ना आए, उसको फिल्टर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गलत तरीके से अगर कोई बच्चा अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, ये कंसर्न सीजीआई का या फिर इस बेंच की थी। अगर आपको मैं बताऊं कि डेटा ऑडिट की बात, जो हम लोगों ने वीडियोस में बात किया, आज वो सवाल भी आया वहां पर कि क्या एनटीए या फिर गवर्नमेंट ने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या जो भी इसकी सर्विलांस के माध्यम से या फिर एडिट करने के मामले से जो भी डेटा अवेलेबल है एनटीए के पास, उसमें क्या कोई एडिट ऑडिट हुआ? अगर नहीं हुआ तो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से ऑडिट कराने का ये एक सुझाव एनटीए को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इनफैक्ट आपको सारी खबरें पता है, मैंने इस चैनल पर वीडियो लाइव सेशन भी डाला था जिसमें कि आपको पूरी हेयरिंग दिखेगी कि किस तरीके से सीजीआई ने पूरे इस आज के पूरी डिस्कशन को आज के डिसीजन के लिए लिखवाया है। और उसमें सारी चीजें वन बाय वन एस्टैब्लिश्ड भी की है, मेंशन भी किया है कि किस तरीके से बिहार की जो ईओयू टीम है, वहां पर पेपर लीक के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी रिपोर्ट फिर सीबीआई। तो ये देखा जाए तो आज का जो जो भी मैटर था, उस मैटर में अगर सारी बातों को निकाला जाए तो एनटीए से बहुत सारी चीजें मांगी गई हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग बात करें कि एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मांगा है, तो नेचर ऑफ लीक, वे स्थान जहां लीक हुआ है, वो कौन कौन से लोकेशन थे जहां पर पेपर लीक हुए हैं, एनटीए को ये सारी चीजें भेजनी है। और वो बुधवार तक ये देंगे, वेडनेसडे तक, थर्सडे को नेक्स्ट हियरिंग होनी है। लीक की घटना और परीक्षा के बारे में समय और अंतराल, सीजीआई का मेन कंसर्न है कि किस टाइम में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, सपोज 2 बजे, और पेपर जो बैंक से आता है वो कितने बजे आता है, पेपर लीक कब हुआ, 5 मई को मॉर्निंग में हुआ या 4 को हुआ। तो ये सारी चीजें उनका मेन कंसर्न है। इन सारी चीजों के बाद ही वो सारी चीजें डिसीजन लेने वाले हैं। एक डिस्क्लोजर देना चाहिए कि लाभार्थियों की और सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अब आप देखिए क्या है इसमें एक और कंडीशन, ये वही जैसे कि आप लोग भी डिमांड कर रहे थे कि 9 और 10 अप्रैल को जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो बच्चे, यानी कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए हैं या फिर एग्जाम दिए हैं और जिनके नंबर्स आए हैं, और वो बच्चे जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं गलत तरीके से, वो कहाँ कहाँ के हैं, किस लोकेशन के हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एनटीए को अब जवाब देना होगा। और मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे रीनीट और नीट, नो नीट के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपको मैंने पहले भी बोला था
कि जब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए या गवर्नमेंट जाएगी तो उन्हें परेशानी होगी सीजीआई को जवाब नहीं दे पाएंगे। और हुआ भी आज ऐसा ही। आपने देखा होगा कि सीजीआई के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब एनटीए को टारगेटेड था और सेंट्रल गवर्नमेंट को था। इनफैक्ट इनके तरफ से कोई कंक्रीट आंसर्स नहीं मिला। उनसे ये भी पूछा गया कि लॉजिस्टिक क्या है, पेपर प्रिंट कैसे होता है, पेपर बनाने वाला कौन होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है या बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर जो पेपर बनने के बाद प्रिंट होता है तो क्या वो हमारे दिल्ली आता है फिर वहां से अलग अलग जगह पर जाता है। एनटीए के एडवोकेट्स ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला मुझे आइडिया नहीं है। इनफैक्ट उनसे और भी पूछा गया कि जो इंडिया से बाहर के अब्रॉड ओवरसीज जो सेंटर्स हैं वहां पर किस तरीके से पेपर्स जाता है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाता है या फिर फिजिकल मोड में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल मोड का यानी कि फिजिकल पेपर जाता है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई डेटा होता है जिसे आप ट्रांसफर करते हैं और वहां पर प्रिंट आउट होता है। तो इस तरह की तमाम चीजें सीजीआई ने पूछा और जिसमें एनटीआई के जो एडवोकेट थे बहुत सटीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए। और एनटीए के जो रिप्लाई थी वो मोरलेस देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो दे ऑल आर साइलेंट। और जो भी था वो सीजीआई बोल रहे थे या फिर जो काउंसलर पिटिशनर थे वो सारे बोल रहे थे। तो देखा जाए तो आज की पूरी लगभग 2 घंटे की हेयरिंग आपने भी देखी होगी और मैं आपको बताऊं कि स्टेप बाय स्टेप अगर शुरू से ये सारी बातें अगर आप समझते हैं आज की घटना तो आपको पता चल जाएगा कि वन साइडेड पूरी डिस्कशन हुई है 2 घंटे में। लगभग 25 से 30 मिनट तक का तो आज का फैसला लिखवाया जा रहा था। उससे पहले जितने भी लगभग 1.5 घंटे की हेयरिंग हुई है उसमें वन साइडेड जितने भी क्वेश्चन आयर्स थे, जितनी भी चीजें पूछी जा रही थी, ना एनटीए जवाब दे पा रही थी और ना ही आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपके तुषार मेहता हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो की है सीबीआई से भी मांगी गई कि सीबीआई अभी तक की जो अपडेट है वो कंप्लीट बताए कि कितनी उसने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, कहां कहां पर की है, कितने लोगों को अरेस्ट की है। और इसका नट सेल में वो बताए कि क्या ये पेपर लीक कॉन्सोलिडेटेड है या फिर कंप्लीट मास लेवल पर है। और अगर मास लेवल पर है या कॉन्सोलिडेटेड है तो आपको वो बताना होगा कि कितनी दूर तक ये मामला फैला है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या अभी भी जांच के दायरे जरूरी है लोगों को सर्च करने का या इनफैक्ट वो चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीबीआई को भी रिपोर्ट देनी है बुधवार तक। और थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को इसकी फिर से हियरिंग होनी है। उम्मीद तो यही रखी जा सकती है कि बृहस्पतिवार को इसका फाइनल डिसीजन जरूर आएगा। लेकिन सीबीआई को, एनटीए को और गवर्नमेंट, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एसजी, उनसे भी बोला गया है कि मैं आज ये जो जजमेंट दे रहा हूं इसमें रेड फ्लैग नहीं लगा रहा हूं, यानी कि जो किंग पिन है या जो मेन गलत करने वाले हैं उनके ऊपर भी मैं कुछ क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि कौन है। तो उनका इशारा बिल्कुल क्लियर कट था। और इन सारी चीजों के बाद अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे पिटिशनर्स को बोला है कि आप क्लब करके एक बार, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि री एग्जाम हो तो हर एक सॉलिसिटर, हर एक पिटिशनर्स की अलग अलग पेपर्स की जब आपको न देखा जाए तो आप सभी मिलके एक कंबाइंडली मैक्सिमम 10 पेज के में, इससे ज्यादा बड़ा ना हो, और सारे लोग कंसोलिडेटेड एक बनाए रिक्वेस्ट और ये जो अपनी मैटर बनाए और वो सबमिट करें बुधवार तक, क्योंकि थर्सडे को उसकी हेयरिंग होगी। और ये सारे के सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके और सारे जितने भी पिटिशनर्स थे उनके मैटर्स को क्लब करना और क्लब करके फिर उसके ऊपर में जमा करने की बात सीजीआई ने कही है। तो देखा जाए आज का मैटर तो इनफैक्ट 50-50 में है। अब अगर एनटीए ये प्रूफ कर पाती है कि बिहार का केस आइसोलेटेड है और पूरी की पूरी कड़ी पकड़ी जा चुकी है, कहीं से कोई और लिंक नहीं है, तो नो डाउट सीजीआई, मुझे नहीं लगता है कि वो रीनीट की बात करेंगे। और अगर एनटीए इस मामले में अपने सही तरीके से जवाब नहीं जमा कर पाती है तो ये माना जा सकता है कि रीनीट होगा। क्योंकि सेंसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस की बात बार बार आज भी उठी है, क्योंकि सीजीआई ने बोला कि गलत तरीके से
कोई भी अगर स्टूडेंट्स अगर 100-200 बच्चे भी अगर आ जाते हैं, तो जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके हक की बात कहीं ना कहीं चली जाती है, तो इनफैक्ट वो नहीं हो पाएगा। तो ये तो मानकर चले कि अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन और डेटा सीबीआई और एनटीए अगर नहीं देती है, तो मामला ये है कि हर हाल में पेपर कैंसिल होगा, री एग्जाम होगा। लेकिन यदि ऑथेंटिक वे में एनटीए जवाब दे देती है सुप्रीम कोर्ट में, तो चांसेस हैं कि कुछ एरिया में ही रीनीट हो, अदरवाइज डाउटफुल सिचुएशन है। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सीबीआई और एनटीए इन दोनों के बीच में अब ये मामला अटक चुका है कि अगर इनके रिप्लाई में अगर प्रॉपर वे में अगर ये सारी चीजें बता देते हैं, वो क्या क्या बताते हैं आपको मैं बताऊं। जो आज पूरी इस कंसर्न में सीजीआई का था कि अगर पेपर लीक का ड्यूरेशन और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन, यानी कि पेपर लीक और एग्जाम, यानी कि 5 मई के 2 तारीख 2 बजे का एग्जामिनेशन टाइम और पेपर लीक का टाइमिंग उन्हें वो चाहिए, उसमें कितना गैप है। फिर क्या वो पेपर जो लीक हुआ वो डिजिटल माध्यम से भी अवेलेबल था, यानी कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पर? अगर ये है तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तब मास लेवल पर स्प्रेड हुआ होगा। उनका दो चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फोकस था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि एक तो कि मास लेवल पर अगर पेपर लीक हुआ है तो एनटीए कुछ भी जवाब दे दे, रीनीट होगा। या फिर अगर ये एनटीए और सीबीआई क्लियर कट बता दे कि टाइमिंग एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले इतने ही टाइम के बीच में पेपर लीक हुआ है और एक सर्टेन पॉकेट में, यानी कि आइसोलेटेड घटना है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे कि ये आइसोलेटेड घटना है। अगर आइसोलेटेड घटना को अगर एनटीए या फिर आपकी गवर्नमेंट या इनफैक्ट सीबीआई अगर ये प्रूफ कर देती है कि नहीं ये आइसोलेटेड घटना ही है और हमने पूरी की पूरी इस चैन को ब्लॉक कर दिया है और इनको अलग कर दिया है, तो ये मामला बन सकता है कि रीनीट ना हो। लेकिन जिस तरीके से इतने दिनों के बाद, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट हियरिंग सीजीआई की एनटीए को जब नोटिस गया था से आज लगभग 2 महीने हो गए। इसके बीच में जब वैकेशन बेंच में बहुत सारे पीआईएल आई, उसके भी ड्यूरेशन लगभग 10 दिन हो गए हैं लास्ट पीआईएल को देखा जाए। इतने दिनों के बावजूद भी एनटीए की तैयारी कुछ भी नहीं थी। अगर उनकी तैयारी होती तो वो फुल प्रूफ आज वो सारी बातें अपनी रख देते सीजीआई के सामने। लेकिन उन्होंने कोई भी अपनी वो बात नहीं रखी। अगर सीबीआई के पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता, मैं आपको बताऊं, तो आज एनटीए और गवर्नमेंट उस डेटा को यूज करती और वो यूज करके बताती कि सर ये देखिए हमारी ये फाइंडिंग्स है, यहाँ यहाँ हमने फाइंड कर लिया है, ये घटना बिहार की थी, ये गुजरात की थी या फिर गोधरा की थी, हरियाणा की थी, इसको हमने आइसोलेट कर लिया है, ये फाइंड आउट कर लिया है, इतने ही कैंडिडेट्स हैं जिसको हमने सिस्टम से डिबार कर दिया है, या फिर अब फर्दर कोई स्कोप नहीं है कि कोई और बच्चा इसमें गलत तरीके से सिस्टम में आया होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं घटी, एनटीए ने कोई डेटा नहीं दिया। इनफैक्ट कह सकता हूं कि सिर्फ एफिडेविट में जो उन्होंने 3 दिन पहले सबमिट किया था कि हम नहीं चाहते हैं कि इतने सारे बच्चों के साथ गलत हो, और उन्होंने एक वर्ड बोला है और वो बोला है कि हमने टॉप 100 बच्चों को के डिजिटल डेटा ऑडिट किया है, जिसमें कि ये पता चला है कि इन सारे बच्चों में से टॉप 100 बच्चों में से 56 डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशंस के हैं और वो उनके अलग अलग स्टेट्स बिलोंग करता है। इसके अलावा एनटीए की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, डेटा या ये पक्ष नहीं रखा गया है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो पाए कि जो भी घटनाएं अभी तक घटी हैं वो आइसोलेटेड हैं और इसमें कोई फर्दर कोई ऐसा लूप होल्स या कोई और ऐसा कैंडिडेट नहीं निकलने वाला है जो पेपर लिख के बेनिफिट से अपने इस एग्जामिनेशन में आ चुका है।
लेकिन सीजीआई बार बार ये कह रहे थे कि आपके पास वो मैकेनिज्म क्या है जिस मैकेनिज्म से आपने ये फाइंडिंग किया है। एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं है। आपको मैं ये बताऊं कि एनटीए को जब पूछा गया कि नेचर ऑफ लीक, ये जो जितनी चीजें पूछी गई है ना, ये जो स्क्रीन पर आपको मैं बता रहा हूं कि नेचर ऑफ लीक, वो कौन कौन सी जगह थी, लीक की घटना और परीक्षा के बीच में क्या अंतराल था, ये वो मैटर्स हैं जो एनटीए को आज तैयारी करके सबमिट करना था। ये जो चीजें मांगी गई हैं, ये मांगने से पहले आज एडवोकेट्स हैं ना, वो एनटीए के सीनियर एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हैं, तुषार मेहता वेरी सीनियर सॉलिसिटर जनरल हैं, और जो एनटीए के एडवोकेट्स हैं, उन दोनों की कंबाइंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए थी कि ये तीनों पॉइंट्स को उनको रखना था कि नेचर ऑफ लीक क्या है, बिहार में किस तरह का लीक हुआ है, या फिर गोधरा में क्या घटना घटी है, राजस्थान में क्या घटना घटी है, या हरियाणा में क्या घटना घटी है, तो जहां पर भी, या हजारीबाग में क्या घटना घटी है। तो घटनाएं जो घटी हैं उसको पहले उनको फाइंड आउट करके बताना था कि सर ये घटनाएं घटी थी, और हम लोगों ने इस पे ये करेक्टिव स्टेप्स लिया है, और ये है उसका डेटा। लेकिन एनटीए की तरफ से, आप समझ लीजिए मेरी बात, क्योंकि ये देखिए टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात क्या है कि जब आपको पता है कि आज से 2 महीना पहले, देखिए क्योंकि पेपर लीक के मामले की बात आपको फर्स्ट हियरिंग जब हुई थी सीजीआई के बेंच में, तो आपको याद होगा कि सीजीआई के बेंच में पहली जो पीआईएल आई थी, उसमें भी यही था मैटर कि रिजल्ट ना निकाला जाए, रिजल्ट को रोक दिया जाए और रीनीट कराया जाए। सबसे पहला पीआईएल था। सीजीआई ने रिजल्ट रोकने से मना किया और एनटीए को नोटिस जारी किया। ये पहला मैटर था। इसके बाद वैकेशन हो गया। समर वैकेशन में फिर बहुत सारी पीआईएल आई, जिसकी हर पीआईएल पे अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिला। हर बीच के पीआईएल ने किसी ने काउंसलिंग को नहीं रोका, क्योंकि उसके बाद काउंसलिंग रोकने की बात थी। सीजीआई ने रिजल्ट नहीं रोका था, और इसके बाद जो जस्टिस थे, उन लोगों ने रिजल्ट आ जाने के बाद 4 जुलाई के बाद, फिर 4 जून के बाद, जब ये सारी बातें आई कि अब काउंसलिंग ना हो, तो किसी भी जजेस ने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई। काउंसलिंग होगी, लेकिन एनटीए को नोटिस दिया था। तो ये घटना लगभग 60 डेज हो चुका है, जितने दिन आप एग्जाम देकर बाहर निकले हैं 5 मई को, उसके बाद ही वो मैटर चला गया था कोर्ट में। और उस टाइम से अभी तक एनटीए ने कोई अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की कि नेचर ऑफ लीक हुआ है नहीं हुआ है, या फिर वो कौन कौन से लोकेशन थे, या फिर वो पूरी डिटेल। कौन सी डिटेल? पटना की ईओयू की रिपोर्ट या फिर सीबीआई की रिपोर्ट? नो डाउट पूरी रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन एज ऑन डेट की रिपोर्ट्स उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा करना था, और उनको बताना था एनटीए को। अगर उनके पास ये सारी चीजें रहती तो ये जरूर बताते, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस मामले में एनटीए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट और एनटीए दोनों ने इस बात को नहीं रखा। पूरे 2 घंटे की हियरिंग में आप देखें, एनटीए और गवर्नमेंट, जवाब किसे देना था, दोष किसके ऊपर लगा है, एनटीए के ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में। तो रिप्लाई किसको देना था? एनटीए को देना था। आज की डेट में पिटिशनर्स को कोई रिप्लाई नहीं देना था, क्योंकि पिटिशनर्स ने तो अपनी कंप्लेंट डाली है। आज की डेट किसके लिए थी? आज का डेट था आपके एनटीए और गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एनटीए और गवर्नमेंट ने दोनों की तरफ से एक सिंपल एफिडेविट जो फाइल हुई थी 3 दिन पहले, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि पेपर कैंसिल किया जाए, और 100 बच्चों का हमने देखा है, टॉप 100, और वो टॉप 100 अलग अलग सिटीज के हैं, और यहीं से वो बचना चाह रहे थे। लेकिन मामला यहां से बच नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी आपको बोला था, और आज भी बोल रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट में जो लर्नेड जजेस हैं, उनके सामने में आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और हुआ भी यही कि आज एनटीए और गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे पाए, जिसका नतीजा है कि आज के ऑर्डर में
लिखित रूप में सीजीआई ने लिखवाया है कि आप मुझे बताइए कि नेचर ऑफ लीक क्या था, कौन कौन से लोकेशन पर हुआ था, और लीक की घटना जो पेपर लीक हुआ और जब एग्जाम था उसके बीच में क्या गैप था, और कितने लाभार्थी थे, उनकी क्या पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई है। देखिए, लाभार्थियों को पहचान अगर कर लिया जाए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर एनटीए के पास ये डेटा होता, आप समझिए मेरी बात थोड़ा सा देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड वे में आप थॉट प्रोसेस ना रखें, चीजों को न्यूट्रल होके अगर आप सुनेंगे और समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। अगर पर्सनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अगर आप जोड़ेंगे तो हो सकता है मेरी बात सही ना लगे, लेकिन न्यूट्रल वे में अगर आप सुने मेरी बात तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर एनटीए के पास ये चीजें होती तो वो अपनी सफाई आज दे देती कोर्ट में कि सर हमने यहाँ यहाँ ये पोजीशंस हुआ है और हमारे पास ये पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, हमने इतने को आइसोलेट कर दिया है, यहाँ पे केस कंप्लीट हो चुका है और ये फाइंडिंग्स है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मामला ये है कि 2 दिनों में भी अब एनटीए के पास कुछ भी जवाब नहीं होगा, सिवाय कि कुछ ना कुछ झूठ बोलने के। हो सकता है वो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी आप मान लीजिए कि थर्सडे को सीजीआई इतना समय नहीं देंगे। जहां तक मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटा सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस हो चुकी है, और चूंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है, टाइम ऑलरेडी काफी निकल चुका है, बच्चे पेरेंट्स सारे टेंशन में हैं, ये सभी जानते हैं। चूंकि समर वेकेशंस के नहीं होने के चलते ये इतना लेट हुआ, अदरवाइज ये नीट का काउंसलिंग मैटर या फिर रिजल्ट मैटर या री नीट मैटर इतना ज्यादा पेंडिंग होता नहीं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं होता। तो ये बात तो बिल्कुल आप मान कर चलें कि कुल भी कुछ भी कर ले, एनटीए और गवर्नमेंट के पास शायद जवाब नहीं है, क्योंकि अगर जवाब होता तो आज उन्हें ये सबमिट करती। और ये जो लर्नेड जजेस है ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ये जो तीनों की बेंच है ना, आपको पता होगा इनके इंडिविजुअल जजमेंट्स अगर आप देखेंगे, ये तो ज्वाइंट बेंच है, 3 जजेस का बेंच है। अदरवाइज इंडिविजुअल भी अगर इनके अगर डिसीजंस देखेंगे आप तो पता चल जाएगा कि ये जजेस किस टेम्परामेंट के हैं और किस तरीके के इनका फैसला आता रहा है पास्ट में। तो जहां तक मैं कह सकता हूं कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके जजेस जजमेंट्स रहे हैं पास्ट में, तीनों के। और इनफैक्ट ये तीनों एक ही बेंच पर अभी हैं और हेयरिंग कर रहे हैं, और सीजीआई भी साथ में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3 जज बेंच के डिसीजंस को, आपको पता है ये बहुत बड़ा होता है, 3 जजेस का बेंच, और 3 जजेस के बेंच में जब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो इनफैक्ट बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सीजीआई सिर्फ नीट 2024 के लिए कंसर्न नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। उनके पूरे स्टेटमेंट में ये भी उनके दिमाग में बार बार और ये सवाल कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ एनटीए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसकी जो मैकेनिज्म है, पेपर्स का सेट होना, पेपर्स प्रिंटिंग हाउस से कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, फिर पेपर्स के किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके वो क्या दिल्ली आता है या फिर डायरेक्टली प्रेस से अलग अलग लोकेशन पे जाता है, या अलग अलग लोकेशन जो बैंक में जाता है वहां से फिर सेंटर पर कब जाता है। कंप्लीट एसओपी की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनटीए के कुछ लोग भी इन्वॉल्व अगर होंगे तो वो भी कैच हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो भी हेयरिंग में बात आएगी और डिसीजंस में आएगा, तो मैं मेरा जो प्रोडिक्शन आज के पूरी कन्वर्सेशंस के लगता है कि इसमें एनटीए के लोगों के ऊपर में भी ऑडिट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में यह भी बताया है कि गवर्नमेंट ने जो पैनल बनाया है, कौन सी पैनल आपको याद होगा, 7 लोगों की पैनल बनी है जो एनटीए के सिस्टम को ठीक करने के लिए बनाया गया है। और ये भी बनाया गया है कि किस तरीके से आने वाले समय में एनटीए वर्क करेगी, और ये 7 लोगों की टीम 2 महीने के अंदर में रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस पे भी सीजीआई की स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन है कि उसकी वो लिस्ट चाहिए उनको, और वो लिस्ट चाहिए, वो लिस्ट देखेंगे और उनके अप्रूवल के बाद ही
वो लिस्ट जो मेंबर्स हैं वो आगे काम करेंगे, यानी कि उसमें कुछ अल्टरेशन करना होगा तो उसकी अल्टरेशन भी सीजीआई करेंगे, यानी कि कुछ मेंबर्स को ऐड करना या रिमूव करने की बात। तो ये वो तमाम ऐसी पैनी नजर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ऑब्जर्व किया गया है, और जिस तरीके से आप फील कर रहे थे अपने पेन, अपनी प्रॉब्लम्स, मुझे वो रिफ्लेक्ट किया कि जजेस आर वेरी वेरी काइंड हार्टेड, और बहुत वो मास लेवल पर बच्चों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि सीजीआई ऐसा वन साइडेड डिसीजन नहीं सोच रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि वो पेपर कैंसिल ही हो जाना है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है उनके लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिसीजन है। बट ही इज मोर कंसर्न कि अगर आप सिस्टम में गलत लोगों को निकाल देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने बच्चों का री एग्जाम कराना टफ है। लेकिन अगर आप सिस्टम में से बच्चों को, गलत बच्चों को नहीं निकालते हैं, तो मजबूरन री एग्जाम कराना होगा। मेन कंसर्न यहाँ पर है। तो सीजीआई ने आज जो भी डायरेक्शन दिया है, चाहे वो एनटीए को या सीबीआई को या फिर जो याचिकर्ता हैं जो री एग्जाम चाहते हैं उनको, उनके पीछे मोटिव ये है कि वो इस पूरी रिपोर्ट से वो फाइंडिंग लाना चाहते हैं कि दरअसल ये जो पेपर लीक का मामला है उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या वो लिमिटेड पॉकेट तक ही लीक हुआ है तो उसको ऑपरेट किया जाए और उसको साइड करके बाकी चीजों को नॉर्मल कर दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि क्या एनटीए और सीबीआई अभी उस पोजीशन पर है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट उसके पास कंप्लीट हो चुकी है, कि जितने भी पेपर लीक के स्कैंडल्स और मैटर्स थे वो नाउ क्लोज्ड, अब कोई फर्दर स्कोप नहीं है, कोई बच्चा आने वाले समय में कोई निकले कि हाँ जी फलाना बच्चे ने अभी हम लोग नहीं पकड़े थे और इस बच्चे में नई बात आ गई कि कोई नया बच्चा कहीं से पकड़ा गया। अगर ये चीजें, अगर क्लियर कट एनटीए या सीबीआई नहीं रिप्लाई करेगी बुधवार तक, तो थर्सडे आपको पता है एनटीए के ऊपर में बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि सीजीआई ने ये इंडिकेशन दिया है तुषार मेहता जी को कि मैं रेड फ्लैग नहीं लगा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको पता है कि वो रेड फ्लैग कहाँ है। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि चीजें ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है सीजीआई के सामने, तीनों लर्नेड जजेस के बीच में बेंच पर। लेकिन इनके जवाब चाहिए, जो जवाब इन्हें आज खुद देना था उन्होंने नहीं सबमिट किया, तो जजेस ने आज इनसे मांगा है। आपकी क्या राय है? अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो घटना आज घटी है, जिसमें अगर एनटीए के पास पुख्ता सबूत होते और केस जो अभी फाइंडिंग्स चल रही है सीबीआई की, तो उससे आपको आइडिया लग जाता कि हाँ सीजीआई जो मांग रहे हैं आज वो ऑलरेडी उनको पहले ही देना चाहिए था, जो कि सीजीआई के बेंच पर ये नहीं आया, सिवाय कि वो 100 स्टूडेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई है और ये कहा गया है कि स्कॉलर्स बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए रीनीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीजीआई के बेंच पर कोई भी एफिडेविट नहीं आया है, ना ही सीबीआई की तो कोई रिपोर्ट ही नहीं गई है इनफैक्ट, और आपकी एनटीए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूं कि आने वाला थर्सडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं तो देखिए बार बार यही कह के, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं लास्ट में बोल देता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी जो सिस्टम अभी दिख रही है मुझे ऐसा लगता है कि रीनीट ही होगा। अगर बहुत बड़ी बात होगी अगर 2 दिनों के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए कुछ बहुत पुख्ता रिपोर्ट सबमिट कर दे, और ये रिपोर्ट सबमिट कर दे कि हमने आइसोलेटेड घटना को हमने फाइंड कर लिया है, सीबीआई ने ऑलरेडी केस को क्लोज करने की पोजीशन पे है क्योंकि इसके फर्दर कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलने वाली है, तब तो ये 100% है कि रीनीट नहीं होगा। अगर एनटीए इस तरह की तैयारी करके 2 दिनों के अंदर में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रीनीट होगा। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस, गुड नाइट। और जो बच्चे अभी तक तैयारी शुरू नहीं की हैं, आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि देखिए ऐसे भी अगर गवर्नमेंट की सीट आपको नहीं मिल रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है। आप तैयारी अभी से कीजिए, आज से कीजिए, कल मॉर्निंग से कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए।
अगर रीनीट होता है तब भी काम आएगा आपको, और अगर रीनीट नहीं होता है तब भी काम आएगा। थैंक यू।